एक मिनट का श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मंच का संचालन कर रहे आदरणीय जेपी दा, इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे रामलला दा, कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, विभिन्न जिला से आए हुए अलग अलग जिलों के जिला मंत्री महोदय, जेडीयू के नेता ललन जी, यहाँ पर पधारे हुए थे एलजेपी के महासचिव जी, विभिन्न राजनीतिक दल के आप तमाम नेताओं का, सभी जन संगठन के पदाधिकारियों का, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है पटना जिला के मरांची गांव के, आसपास के गांव के, आसपास के जिलों से आए हुए और आप अपने घरों में बैठे हुए आप तमाम आदरणीय माताओं बहनों का, सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, मीडिया के बंधुओं को, दुकानदारी करके, मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपना भरण पोषण करने वाले आप तमाम आम जनों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, एक आग्रह के साथ मैं अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। अमूमन मेरे भाषण में कुछ ऐसी बात होती है कि कुछ लोगों को चुभता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अपने अपने मतलब की राजनीति लोग उससे निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज का यह श्रद्धांजलि सभा, यह मंच मेरे लिए राजनीतिक मंच नहीं है। शिवशंकर दा की याद में ये कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने आयोजित किया है। ये तो सोने पे सुहागे जैसी बात है। लेकिन अगर कोई और भी यह कार्यक्रम आयोजित करता और नहीं बुलाता तब भी मैं इस कार्यक्रम में शामिल होता, क्योंकि ये कॉमरेड शिवशंकर शर्मा की याद में यह कार्यक्रम हो रहा है। यह बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारा शिवशंकर दा से मिलना एक महज संयोग था, लेकिन ये रिश्ता इतना गहरा होगा और ये हमारे जीवन पे इतना गहरा प्रभाव डालेगा, इस बात का अंदेशा हमको नहीं था। जैसा कि हमारे वर्तमान विधायक राम रतन दा ने आपको बताया कि वो मरांची के जरूर थे, लेकिन बीहट के लोग और बीहट के लोगों के लिए, बेगूसराय जिले के लिए उनके मन में एक विशेष लगाव था और बेगूसराय के लोगों का भी उनके प्रति एक विशेष लगाव था। कार्यक्रम छोटा हो, 20 लोगों का या 10,000 लोगों का, शिवशंकर शर्मा वक्ताओं की सूची में पहली पसंद के तौर पर स्वीकार किए जाते थे बेगूसराय जिले के अंदर। वैसे तो 20-25 साल का संबंध शिवशंकर दा से था। जैसे आप सब लोग, बहुत सारे नौजवान बच्चे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उनका भाषण सुनने के लिए जाया करता था, और जब इप्टा से हमारा जुड़ाव हुआ तो सीताराम दा ने जैसा कि कहा कि जब सारे लोग आ जाते हैं तो हम लोगों की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो अक्सर शिवशंकर दा जब आ जाते थे तो हम लोग अपना हारमोनियम ढोलक समेट करके चले जाते थे। लेकिन जब मैं उच्च शिक्षा के लिए बेगूसराय से पटना गया, वहाँ शिवशंकर दा से एक जीवंत संबंध स्थापित हुआ, क्योंकि उस जमाने में वो गाजीपुर जिला कार्यालय में रहा करते थे और प्रत्येक शुक्रवार को एक सामूहिक स्वाध्याय चलाया करते थे। और उस सामूहिक स्वाध्याय की खासियत ये थी कि उसमें 80 साल के बुजुर्ग भी पढ़ने आते थे और मेरे जैसा 15-16 साल का नौजवान भी पढ़ने के लिए जाता था। मैं कई चेहरों को यहाँ देख रहा हूँ। स्थापित वक्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं। हम सब लोग प्रत्येक शुक्रवार को शाम में बैठ करके अखबार के मुख्य न्यूज पे बहस करते थे। उसके बाद कोई भी एक किताब
जो लेनिन के द्वारा लिखी गई हो या मार्क्स के द्वारा लिखी गई हो उसको पढ़ते थे। और शिवशंकर दा एक बात बड़ी मज़ेदार कहते थे कि लेनिन की रचना गुड़ की रोटी है। ये उनका बड़ा फेमस सा तकिया कलाम था जिसका वो इस्तेमाल करते थे। और यह संबंध पटना तक ही नहीं रुका। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया तब मुझे पता चला कि शिवशंकर दा के गुलदस्ते में हर किस्म के फूल थे। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में जितने प्रकार का पंथ है उन तमाम पंथ के बड़े से बड़े विद्वान और व्यक्तित्व के लोग अपनी प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा शिवशंकर दा के स्कूल में आकर के लिए थे। और उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल सादा था। लोग दिल्ली बंबई जाकर के मोछ टाइट करने लगते थे। हमको बहुत दिन के बाद पता चला कि ये तो जर्मनी से पढ़ करके आए हैं, इसकी जानकारी ही नहीं थी। इतना आकर्षक व्यक्तित्व मैं कभी कभी सोचता था और कहता भी था उनको, शिवशंकर दा बहुत लंबा है, आपका नाक खड़ा है, जवानी में बड़ा सुंदर रहे होंगे। तो वो जोर से पीठ पे हाथ मार करके कहते थे कि अंग्रेजी का एक कहावत है, हैंडसम इज ही दैट हैंडसम डू। सुंदर वो है जो सुंदर कार्य करता है। इस तरह से किताब खरीदने के लिए जा रहे हों, अखबार पढ़ रहे हों, किसी संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए गए हों, सामूहिक स्वाध्याय हो, छोटा बड़ा हर कार्यक्रम में अपने साथ रहने वाले व्यक्ति के भीतर वो एक वैचारिक चीज जो है वो डालते रहते थे, उसका वो बीजारोपण करते रहते थे। जब हम दिल्ली गए तो हमको पता चला कि उनको लोग प्यार से मुखिया दा कहते थे। जैसे हमारे विधायक जी हैं, विधायक हो गए हैं, अभी भी उनको पूरा गांव मुखिया जी ही कहता है। ये सब जो अलंकार होता है ये इंसान की खाती होती है, उसके जीवन भर की कमाई होती है। आप देख लीजिए कि एक इंसान अपने व्यक्तित्व और अपने विचार से इतना बड़ा हो जाता है कि वहां पर राजनीतिक विरोध और प्रतिरोध भी समाप्त हो जाता है। वो इंसान एक सागर का रूप धारण कर लेता है जिसमें तमाम तरह की नदियां आकर के मिल जाती हैं, गंगा भी, कोसी भी, गंडक भी, बलान भी, सब तरह की नदियां उसमें आकर के मिल जाती हैं। दिल्ली में जब राजनीतिक गतिविधि बढ़ी, कई तरह के लोगों से बहस हुई, तो बहस के दौरान पता चलता था कि वो कहता था कि देखो हम दोनों गुरु भाई हैं। हम कहते थे कैसे? तो हम भी शिवशंकर दा से जो है राजनीतिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है अपने प्रारंभिक दिनों में। तो उनके पढ़ाई लिखाई यहाँ पर आज भी हमारे साथ साथी विश्वजीत बैठे हुए हैं, साथी सुशील बैठे हुए हैं। 2004 से लेकर के 2020 तक लगभग 16 साल का ये सफर रहा है उनके साथ। और उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि लॉकडाउन के चलते मैं दिल्ली में था और शिवशंकर दा के निधन की खबर आई। अगर लॉकडाउन नहीं होता, दुनिया के किसी कोने में होता, तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके पार्थिव शरीर पे फूल अर्पित करने के लिए मैं जरूर आता। उस बात का अफसोस मुझे आज तक है कि लास्ट बार देहांत से पहले वो जब घर पर आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने दो बात कही। एक बात कहा कि सुनो, जैसे कर रहे हो ना ऐसे नहीं होगा, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। और दूसरा, चीजों को नकारने की बजाय उसको स्वीकारना सीखो। और उन्होंने बताया कि वो वेद का अध्ययन कर चुके हैं, उपनिषद पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, महाभारत पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि रामायण अगर ठीक से पढ़ लिया जाए तो राम के नाम पे राजनीति करने वालों की दुकान बंद की जा सकती है। वो बोले कि हम नोट बना करके रखे हैं, तुमको बहुत सारा नोट देंगे। जैसे उन्होंने एक पंक्ति बताई थी, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर है और प्रभु श्री राम पैदल चल रहे हैं। बताओ आज राम के नाम पे रथ पे कौन सवार है?
इस तरह से वो धार्मिक किताबों को पढ़ करके धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको वो समझते थे और आम भाषा में बातचीत करते थे। जैसे मंच पे अगर उनको बुलाया जाए, उनका आकर्षक व्यक्तित्व देख करके लगता था कि बाहर से कोई विद्वान आए हैं, लेकिन जब बातचीत करते थे तो आम भाषा में लोगों से बातचीत करते थे, आम भाषा में लोगों को समझाते थे। यही वजह थी कि हर कार्यक्रम में, हर सभा में शिव शंकर दास प्रथम पसंद के तौर पे, वक्ता के तौर पर स्वीकार किए जाते थे। ये उनके वाणी की, उनके विचार की गहराई की खासियत थी। वैसे तो शिव शंकर दास है नहीं, तो अपने अपने तरीके से लोग कथा कहानी उनके बारे में सुना सकता है। दिनकर जी ने एक बात कही है कि तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, यह राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। अपने मतलब के लिए लोग उनका नाम लेते रहेंगे, कोई मार्क्सवादी बता रहे हैं, कोई गांधीवादी बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोई वाद हो, अगर आपका उत्तरदायित्व आम जनता के प्रति है और आप समाज में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण किए जाने के खिलाफ हैं और समाज की बेहतरी के लिए अगर आप अपना जीवन देते हैं, तो तमाम तरह का वाद आपके छाए में आकर के शरण लेता है। ये जो खास बात है, यह खास बात हम लोगों को समझना चाहिए कि एक इंसान के विचार की इतनी गहराई होती है, उसका फलक इतना विस्तृत होता है, उतना डायनामिक्स इतने प्रकार का होता है कि हर कोई उससे अपने मतलब की चीज निकाल लेता है। शिव शंकर दास से संबंध और उनके साथ के अनुभव, वो कहानियां अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो 5-6 घंटे का भाषण करना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 3 बजे तक का कार्यक्रम है, 3 बजे तक खत्म करना है। एक दो और उनके साथ जो महत्वपूर्ण बात है उसको बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि पिछला साल कोरोना महामारी के रूप में हमारे जीवन में एक विपरीत परिस्थिति लेकर के आया और व्यक्तिगत तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ, और ऐसा मैं इसलिए महसूस करता हूं कि एक तो लॉकडाउन के तुरंत बाद शिव शंकर दास हमारे बीच नहीं रहे और ठीक उसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता रहे हमारे चाचा राजेंद्र बाबू का भी देहांत हुआ। पिछला साल इस आंदोलन के लिए, इस विचारधारा के लिए और व्यक्तिगत तौर पे हमारे लिए बड़ा दुखदायी साल रहा है। शिव शंकर दास की एक खास बात ये थी कि जटिल से जटिल विषय को, गूढ़ से गूढ़ चीजों को बहुत आसानी से लोगों को बता देते थे, समझा देते थे। कुछ वक्ता आए और मराठी के कबड्डी टीम की कहानी बता रहे थे, अपराध से कैसे मुक्त कराया जाए। उनके मन में 2 चीज थी जो अक्सर बोला करते थे। एक, अगर दाल का समाधान हो जाए कन्हैया किसी तरह से, अगर इस इलाके के किसानों को संगठित कर लिया जाए और दाल की समस्या का यदि समाधान हो तो यहाँ के किसान इतने खुशहाल हो जाएंगे कि कोई भी हमारा नौजवान अपराध की तरफ जाने की सोचेगा भी नहीं। वो कहते थे कि आज हमारी मजबूरी ये है कि दाल के खेत को मॉर्गेज करके, गिरवी रख करके ट्रक खरीदते हैं। मराठी, दुमका, ये पूरे इलाके के लोग ट्रक खरीदते थे, लखीसराय से बालू निकाल करके 0 माइल ले जाते थे। और एकमात्र जो पेशा था इस इलाके के किसानों का खेती, और ये जो ख्याल का इलाका है जहाँ दलहन की खेती होती थी, उसका समाधान नहीं होने के कारण, पानी का प्रबंधन नहीं होने के कारण और टाल की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। पिछली बार मैं जब मराठी आया था बात रखने के लिए, तब भी हमने टाल की समस्या के बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि जब तक स्थानीय सवालों पर स्थानीय लोगों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके जन आंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक समाज का संपूर्ण राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो सकता है। ऐसा शिव शंकर दास का मानना था। दूसरी बात वो कहते थे कि कहानी कहने से बात नहीं जनती है, लोगों को जिंदा उदाहरण दिखाना पड़ता है। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से मराठी में कबड्डी की, महिला की कबड्डी टीम की शुरुआत की। वो बोले कि हम अपने गांव के बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग थे
उनको एक बार बोले कि चलिए बिहट। वो बिहट गए। बिहट में उन्होंने देखा कि लड़की सब हाफ पैंट पहन करके सैकड़ों लोगों के बीच में कबड्डी खेल रही है। तो कई सारे बुजुर्ग थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। बोले ये तो ठीक बात नहीं है कि हमारे घर की बच्ची हाफ पैंट पहन करके कबड्डी खेलेगी। तो हम बोले कि रुकिए, हम आपको जो है ये जो लड़की सब कबड्डी खेल रही है ना, इसके माँ बाप से भेंट कराते हैं। फिर वहाँ जो लड़की कबड्डी खेल रही थी हाफ पैंट पहन करके, उसके माँ बाप से मराठी की जो लड़कियाँ कबड्डी खेल सकती थी उनके माँ बाप का भेंट करवाया। और पहली बार जब लड़की की टीम गई बिहट तो हार करके आई। 1 साल के भीतर मराठी की टीम जब गई तो बिहट को हरा करके आई थी। ये कबड्डी किसी चीज को सींचना पड़ता है, ये बहुत आसान है। मंच लगा दीजिए, हाथ में माइक थमा दीजिए तो कोई भी नेता बन जाएगा, तो बहुत आसान काम है। लेकिन एक एक चीज को पकड़ना, समझना, उसको अपने जीवन में लागू करना और फिर अपने जीवन में लागू करके एक उदाहरण बनना, फिर दूसरे लोगों को उस चीज को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करना, ऐसे जिंदा उदाहरण थे कॉमरेड शिवशंकर शर्मा। ये उनकी शख्सियत थी, उनका विचार था। व्यक्तिगत तौर पे मेरे जीवन पे उनका गहरा प्रभाव है। आपको अगर कहीं से भी कोई भी गुण अगर आकर्षक लगता हो मेरे लिए, तो मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। और शिवशंकर दा हमारे वैचारिक गुरु थे। उन्होंने विचार की जो बीज हमारे अंदर डाली है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो फल बने, फूल बने। वो जो है समाज को एक ऐसे रूप में प्राप्त हो कि आने वाले दिनों में, मैं वैसे स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन एक रेलवे हॉल्ट का भी नाम हमको याद है। आप में से बहुत कम लोगों को ये पता हो कि मेरे इंटर की पढ़ाई जो है वो राम रतन सिंह महाविद्यालय बाबा कॉलेज में हुआ है। तो हम उस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। बुआ का घर है औंटा, शिवशंकर दा का औंटा बहुत आना जाना होता था। उसके बाद जब पटना पहुंचे तो पटना में वो रहते ही थे। और कितनी बार आए हैं मराठी, ये याद करना भी मुश्किल है। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो अपने छोटे भाई को बोल रहा था एक घर दिखा करके कि याद है प्रिंस, यहाँ हम लोग नाटक करने के लिए आए थे, इसी घर में रुके थे, तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे। तो दोनों भाई हम लोग हंस रहे थे। ये जो दुर्गा स्थान है, यहाँ पे हम लोग एक नाटक करने के लिए आए थे, शपथ। और ये सब क्रियाकलाप जो है उसको कराने में, उसको आयोजित करने में शिवशंकर दा की एक बड़ी भूमिका होती थी। ये शिवशंकर दा के साथ हमारे व्यक्तिगत अनुभव है जो उनको याद करते हम आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ रहा होगा। अगर उसको सिंथेसाइज किया जाए, अगर उसको इकट्ठा किया जाए, जैसे फेसबुक पे होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, अगर म्यूचुअल एक्सपीरियंस को हम लोग एक जगह लेकर के आएंगे तो क्या निकाल पाते हैं? एक जिसपे कोई भी इंसान आपत्ति नहीं उठा सकता है। सबसे पहला, अहम और प्रमुख, कि राजनीति को काजल की कोठरी कहा जाता है। शिवशंकर शर्मा अपना पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन बेदाग होकर के बिताया कि नहीं बिताया? दूसरा, कि कोई इंसान अपने राजनीतिक जीवन में कितना बड़ा है यह पता तब चलता है जब उसको श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक दल की सीमाएं समाप्त हो जाए। इस मंच पर राजनीतिक दल की सीमा समाप्त हुई है कि नहीं हुई है? और तीसरा, कि जो हम लोग नारा लगाते थे, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने, तो क्या शिवशंकर शर्मा के लिए पढ़ाई एक अहम चीज था कि नहीं था? वो शिक्षक भी थे और नेता भी थे। वो सिर्फ शिक्षक नहीं थे और सिर्फ नेता नहीं थे। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। खाली 75 वो किताब पढ़ लिए हैं और जनता से कोई सरोकार नहीं है, तो वैसे बुद्धिजीवी को आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, मतलब कुर्सी पर, आराम कुर्सी पर बैठने वाला बुद्धिजीवी। शिवशंकर शर्मा
कुर्सी पर आराम, कुर्सी पर बैठने वाले बुद्धिजीवी नहीं थे। ग्रामसी के शब्दों में वो एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल थे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है कि अगर वो कृषि की समस्याओं को समझ रहा है, कृषि की समस्याओं को पढ़ रहा है, तो किसान आंदोलन की अगली कतार में खड़ा होकर के लाठी भी खाएगा, डंडा खाएगा, जेल जाएगा। उसको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं। आप हमको बताइए कि आज अगर आपके मुखिया दा आपके बीच में होते तो देश में चल रहे किसान आंदोलन के साथ टाल के किसानों की जो समस्या है उसको वो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? याद कीजिए, जब एनटीपीसी बन रहा था तो एनटीपीसी में जिन किसानों की जमीन गई उन किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए पटना से चल करके वो लगातार किसानों को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे, किसानों का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आज अगर हम शिव शंकर दा के मूर्ति पे माला चढ़ा रहे हैं तो एक बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए, बहुत आसान होता है किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बना देना। हमारे 0 माइल में राष्ट्र कवि दिनकर की एक बड़ी प्रतिमा है। वैसे दिनकर जी के बारे में एक बात बता दें, अक्सर ब्याह संबंध है बीहट का और मराठी का, तो ई पार ऊ पार का झगड़ा बहुत होता है बाराती में। ई पार का लोग जोर से बोलता है, हम लोग थोड़ा मीठा बोलते हैं। हालांकि हम लोगों की भाषा पे मगही का इतना प्रभाव है कि मिथिला वाले हमारी मैथिली को मैथिली मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं देखनहा भाषा है। बात भी वही है। आजकल तो इस गांव में श्राद्ध के लिए सब्जी खरीदने के लिए लोग जो है बीहट बाजार जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते हैं? सस्ता सब्जी मिलता है। पहले हम लोग मोकामा आते थे, जब बड़ी बड़ी जो है मंडियां थी, मारवाड़ियों का बड़ा बड़ा दुकान था, तो बीहट के लोग साड़ी खरीदने के लिए मोकामा आते थे। बाद में थोड़ा हम लोग बेसी होशियार हो गए। नहीं, बेसी होशियार नहीं हो गए। ये बात का एक कॉन्टेक्स्ट है, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। दिनकर जी इतने बड़े कवि हो गए, राष्ट्र कवि, लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि दिनकर जी की पढ़ाई लिखाई भी मोकामा घाट में हुई थी, सिमरिया में नहीं हुई थी। और हमारी पढ़ाई लिखाई भी मोकामा में हुई है। बेगूसराय में 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई हुई है। तो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बाजार का सवाल हो, दुकान का सवाल हो, बेटी रोटी का संबंध हो, गंगा का उत्तरायण हिस्सा और गंगा का दक्षिणायन हिस्सा दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में मिला हुआ है। हम लोगों को यह सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में बड़े बड़े ठेकेदार हुए, बड़े बड़े रंगदार भी हुए, लेकिन हमारा गांव आज भी रामचरित्र सिंह और कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के नाम से जाना जाता है। मैं खास करके इस इलाके के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े ठेकेदार होंगे, बड़े बड़े रंगदार होंगे, लेकिन आपको अगर बाहर में सम्मान मिलेगा ना तो कॉमरेड शिव शंकर शर्मा जैसे लोगों के नाम से सम्मान मिलेगा। अपने गांव की पहचान वैसे इंसान के रूप में स्थापित कीजिए जिस इंसान ने काजल की कोठरी में रहते हुए भी अपने कुर्ता को कभी दाग नहीं लगने दिया। और इस बात के चलते हम जानते हैं कि जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लोगों देखो फॉर्च्यूनर हमको दिलवा देता है, जिस दिन फॉर्च्यूनर ले लेंगे उस दिन ट्रैक्टर वाले की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ट्रैक्टर वाले की अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ईमान पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है ईमान को खरीद पाना। सब कुछ को खरीदा जा सकता है, हर चीज को जो है झुकाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर सच बोलने की ताकत है और अपने ईमान पे खड़ा होने की हिम्मत है तो दुनिया की कोई दौलत आपके ईमान को नहीं खरीद सकता है। और अगर आप सच बोलते हैं, एक साथी ने कहा कन्हैया जी मंच पे आते हैं बहुत लोग को बुखार लग जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको बस एक चीज की बीमारी है और ये गुण भी हमारे गुरुजनों का ही दिया हुआ है, सच बोलने की बीमारी है। हालांकि आजकल लोग इसका इलाज हमारा कराने का कोशिश कर रहे हैं कि सच नहीं बोला जाए, क्योंकि लोगों को लगता है
कि झूठ बिकता है, झूठ बेचा जाए, झूठ बोला जाए, तो झूठ का ही कारोबार शुरू हो गया है। एक बात हमको बताइए, झूठ बोल करके अपने जीवन में जिंदा रहते हुए हम हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर पर उड़ सकते हैं, फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं मसाज करवाने के लिए, लेकिन मरने के बाद इतना लोग चारों तरफ काम छोड़ करके हमारी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए आएगा। चुन लीजिए आप कि आप क्या होना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद चाहे आपका विरोधी क्यों ना हो, उसको मजबूर होना पड़े आपकी मूर्ति के सामने झुकने के लिए, तो आपका जीवन सफल है, आपका जीना सफल है, आपकी मृत्यु सफल है। ये लड़ाई इस बात की है कि इस देश में झूठ के इस कारोबार के खिलाफ सच के परचम को लहराया जाए, सच को बोला जाए। और सच क्या है? ऐसा नहीं है कि मेरा जो सच है वही आपका भी सच होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे सच को मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम 50 को लोग जमा कर लिए हैं, 12 को स्कॉर्पियो ले लिए हैं, हाथ माइक ले लिए हैं, ये जो है बिल्ला लगा लिए हैं तो हम बेसिक काबिल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका सच आप जानते हैं, आपका सच जो आप जानते हैं, उस सच को बोलने में आपको किससे डर लग रहा है? इस जिंदगी को ना किसी ने दिया है, ना किसी की हिम्मत है कि जीवन हमारा छीन लेगा। सच बोलिए, सच बोलिए और सच को स्वीकार कीजिए। और सच क्या है? सच ये है कि बगल में फर्टिलाइजर बन रहा है, HURL, नाम बदल गया है। नाम बदल जाता है आजकल, काम वही होता है। नाम बदल गया है, फर्टिलाइजर बन रहा है, धूल उड़ रहा है, स्नो पाउडर की तरह। अगर मोटरसाइकिल से चले गए, हथदा से बिहट गया, तो स्नो पाउडर की तरह एक लेयर मेकअप हो जाएगा आपके मुंह पर। धूल खाएं आप, जमीन गई आपके पुरखों की, कल को धुआं निकलेगा तो लंग्स खराब होगा आपका। नौकरी कहाँ का आदमी आकर के करेगा? ठेकेदारी कहाँ का आदमी आकर के करेगा? ये सच आपका है कि नहीं है? इस सच को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपके बगल से धड़धड़ाती हुई ट्रेन जाती है, याद है ना? किसी जमाने में बढ़ैया स्टेशन पे तूफान एक्सप्रेस को रोकने के लिए लोग पटरी पर बैठ गए थे और कटते हुए जो है तूफान एक्सप्रेस निकल करके चली गई थी। आज तूफान एक्सप्रेस नहीं है, वो तो ऐसे चलती है कि उसका नाम बदल करके कछुआ एक्सप्रेस कर देना चाहिए। देखिए कैसे जो है रेलवे को तबाह किया गया है। याद कीजिए क्या मुद्दा होता था पहले मुद्दा होता था इस इलाके का कि हथदा स्टेशन पे कौन रेलगाड़ी का स्टॉपेज होगा। रेलवे रहेगा तब न स्टॉपेज होगा, रेल बचेगा तब न स्टॉपेज होगा। आपके सामने में ये राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रवाद के नाम पे बेची जा रही है, ये सच आपका है कि नहीं है? और रेलवे नहीं होगा तो नौकरी कहाँ लीजिएगा? और नौकरी नहीं होगा तो बीएड में बर्तवारी नहीं होगा, बर्तवारी, ब्याह नहीं होगा। खूब इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया फोटो दिन रात देखते रहिए, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली है। SSC का बहाली नहीं होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा। बगल में मेरे फूफा का ब्याह है, फुआ का ब्याह है, फूफा का घर है औटा, वहाँ पर CRPF का कैंप है कि आता है भाजपा वाला हमसे बहस करने के लिए, गाय पे बात करता है, देशभक्ति पे बात करता है। हम बोले अरे गोबर, तुमको पता है कि हमारा घर कहाँ है? तुमको पता है कि गाय, देशभक्ति, सेना, स्वतंत्रता संग्राम, उससे हमारे इलाके का क्या संबंध है? तो फूफा बताते थे कि पहले हमारे यहाँ का कोई भी लड़का CRPF में नहीं जाना चाहता, कहता था नौकरी मतलब ना करी। वक्त बदला, किसान बर्बाद हुए, अपने ही खेत पर गुलाम हुए। बगल में टाल है ना, 3 गो भाई है, तो माँ बाप के लिए सुत्थर बच्चा वो है ना जो साइकिल लेकर के चला जाएगा बूट का झांग उखाड़ने के लिए।
और जो हीरो है मार जो है एकदम तालर तालर खड़का करके बाटा मोर हथदर जो है कमर हिलाते हैं। क्या हुई है किसानी की हालत? खेती खत्म, अपने ही खेत पे मजदूर बोरिया बिस्तर लिए। क्यों चाहिए तूफान एक्सप्रेस का स्टॉपेज? क्योंकि उसमें बैठ करके दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे मेहनत मजदूरी करेंगे, गंदा उठाएंगे, ठेला चलाएंगे, सब्जी बेचेंगे, गार्ड का नौकरी करेंगे। अब भाजपा यहाँ हमसे वोट मांगेगी विकास के नाम पर, और वहाँ भाजपा का नेता दिल्ली में बैठ करके कहेगा कि बिहारी सब आकर के दिल्ली को गंदा कर दिया है। अरे झूठा को लुच्चा बोलते हैं ना हम लोग अपने भाषा में, ये लुचगिरी है कि नहीं हमको बताइए। हमारा खेती किसानी तबाह कर दो। किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। कलेक्टर साहब का बेटा कलेक्टर बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है। खेती किसानी तबाह कर दो, उसको मजदूर बना दो, बोरिया बिस्तर लेकर के मजदूरी करने के लिए जाए तो उसको बिहारी बोल करके अपमानित करो। दिन रात क्या जी डीवीसी बना करके खाए हैं ना आप लोग? सब लोग जाता है मोकामा से झोला लेकर के, जोन ट्रेन पकड़ा जाए, जोन ट्रेन पकड़ा जाए तो हम लोगों को जो है ट्रेने में अपना जो है बड़वारी दिखा करके लगता है कि हम बहुत बड़वार हैं। टीटी को भगा दिए, टीटी से 100 रुपया ले लिए, झाल मुढ़ी खा लिए, इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन हालत क्या है? 16 घंटा आंख फोड़ करके पढ़िए। एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, मास्टरी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा देने के लिए जाइए तो पता चला प्रश्न पत्र लीक हो गया है। वैसे ही जैसे पहले तो लोग कहता था सीआरपीएफ नौकरी ना करिए, जब खेत खत्म, खेती खत्म, किसान मजदूर बने तो बच्चा बालू पर दौड़ना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं, अगर जीडीओ का नौकरी हो जाएगा तो 11 लाख रुपया तिलक का बढ़िया लड़की, ब्याह तो पक्का है? लेकिन वहां जब गया तो मेडिकल टेस्ट में बोला ये घुटना घटी निकला हुआ है, इतना 3 लाख रुपया दीजिएगा, सब हड्डी सोझा हो गया। ये रोज हो रहा है हमारे साथ। ये आपका सच है कि नहीं है? अगर ये आपका सच है कि आपका खेत आपसे छीना जा रहा है, आपके ही खेत पे आपको मजदूर बनाया जा रहा है, मेहनत मजदूरी के लिए झोला उठा करके सतुआ नहीं पड़वाएगा, आइएगा सतुआ लेके, लिट्टी लेके, ठेकुआ लेके, अचार लेके जाइए दिल्ली, और दिल्ली में कीजिए मजदूरी तो बिहारी बोल करके अपमानित करेगा। और जब अपने हक के लिए सवाल उठाइएगा और बोलिएगा तो जेल में पकड़ करके डाल देगा। तो इस देश की सरकार को कहना चाहते हैं, शिवशंकर शर्मा ने समाज के लिए लड़ना सिखाया है। ये वो इलाका है जो मगध भी है और मिथिला भी है, एक साथ मिलता है। देश के बेईमान और लुटेरों इस बात को याद रखना, हंसते हंसते गला कटवा देंगे लेकिन अपना हक और अधिकार नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। ये मथुरा प्रसाद नवीन की धरती है, और मथुरा प्रसाद नवीन लिखते हैं मघी में, जुल्मी बढ़लो तहु बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवाता है, मरने हो तो लड़के मर जा। ये वीरों की भूमि है, और मैं इस इलाके के नौजवानों से यह बात कहने के लिए आया हूँ कि अपना परचम हमको ऐसे लोगों को याद करके लहराना पड़ेगा जिनके व्यक्तित्व में शिवशंकर शर्मा जैसा व्यक्तित्व हो, जो समाज के लिए जीता हो, समाज की बेहतरी के लिए जीता हो, बराबरी के लिए जीता हो। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि लोकतंत्र का क्या तमाशा बनाया गया है, लोकतंत्र का क्या तमाशा बनाया गया है। जब जनता सड़क पे मार खा रही थी, डंडे खा रहे थे, तो विधायक एसी में बैठे हुए थे। लतिया दिया ना विधायक को, लतिया दिया ना विधायक को, यही होगा। और जानते हैं हमको पुलिस पे कभी गुस्सा नहीं आता, पता है क्यों? पुलिस तो हमारे आपके घर का है। कोई मंत्री का बेटा है क्या? कोई प्रधानमंत्री का बेटा है क्या? कोई अंबानी अदानी का बेटा है क्या? हम तो आपको पूरा कहानी बता दिए कि कौन सीआरपीएफ का नौकरी करता है, कौन सीआईएसएफ का नौकरी करता है। 16 को 1 दर्जन से ज्यादा भाई मेरा जो है बेल्ट का नौकरी कर रहा है। गलती से हम जो है वो पीएचडी कर लिए अपने पूरे खानदान में।
जैसे गलती से आज मुख्य वक्ता बन गए हैं। एक्सीडेंट भी कभी कभी बड़ा मजेदार हो जाता है। कौन जाता है? आम लोग जाते हैं, आम परिवार के लोग जाते हैं। क्या कहानी है उसकी? पूछिएगा दरोगा जी से कि कमाऊ थाना में पोस्टिंग कैसे होता है। ऐसे ही पोस्टिंग हो जाता है? आपको 10 रुपया लेते हुए सिपाही नजर आता है तो आपको सिपाही के प्रति गुस्सा होता है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि 10 रुपया का हिस्सा जो है उसके पास भी पहुंच रहा है, जो 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर लेकर के अपने पास सकल सूरत लेकर के आता है दिखाने के। ये जो लूट तंत्र का सिस्टम है, इस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। क्या करेगी पुलिस? पुलिस को तो जो कहेगा मंत्री सो करेगी पुलिस। और क्या करेगा मंत्री? मंत्री वही करेगा जिसका नमक खाता है, जिसका चंदा लेता है, तो वो जो कहेगा तो उसको करना पड़ेगा। कौन चला रहा है सरकार? लोगों को लगता है कि हमको मोदी जी से बहुत दिक्कत है। ए भाई, हमको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए क्यों? हमको इतना फुर्सत ही नहीं है कि किसी इंसान के बारे में सोचा जाए। गलती से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब हम इस देश के नमक के पैसे से, इस देश की कमाई से, इस देश के टैक्स के पैसे से, इस देश के कलम के पैसे से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हम पीएचडी कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो उस इंसान से हम जो सवाल पूछते हैं, उस व्यक्ति से सवाल नहीं है, उस पद से सवाल है। और वो पद क्या है? वो पद इस देश के लोकतंत्र में सम्मानित प्रधानमंत्री का पद है। देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था क्या कि कोई पूंजीपति प्रधानमंत्री के कंधा पे हाथ रखते? तो इज्जत किया है पब्लिक ने। इधर उधर देख लेते और कैमरा नहीं होता तो अंबानी खड़ा रहता और मोदी जी चरण में होते। ये हकीकत है, इस बात को आप समझ लीजिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा का जरूरत होता है। पैसा कौन देगा? जो पैसा लाया है, जो पैसा बनाया है। पैसा कैसे बनता है? आप सब लोग रोड पे घर है ना, बिना टमाटर में कितना अंतर है। पैसा कैसे बनता है इसका कहानी आप जानते हैं। तो जो पैसा बना लिया है वही अगर नेता बनाएगा तो वो नेता कभी जनता का काम नहीं करेगा, वो चंदा का काम करेगा। इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और चंदा पे जब राजनीति चल रही हो तब देश की जनता को ये एहसास करना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आज उनको मिला हुआ है, ये खैरात नहीं है, ये भीख नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। 1947 में कांग्रेस शिवशंकर शर्मा का जन्म हुआ है। आजादी से पहले जब वो छोटे रहे होंगे तो उन्होंने देश को आजाद होते हुए देखा था। और जब वो देहावसान की स्थिति में पहुंचे, हमारी जो आखिरी मुलाकात थी, उनका आंख भावनाओं के आंसू से भरा हुआ था। और वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे नहीं होगा। इस देश के भीतर लोकतंत्र को लेकर के हम लोग जितना आगे चले थे, गणित में वो सवाल आता था ना कि वो बंदर है, 2 मीटर चढ़ता है नारियल के पेड़ पे, 1 मीटर ससर जाता है नीचे, तो कितना दिन में 22 मीटर का नारियल का पेड़ बंदर चढ़ेगा? क्वेश्चन आता था। यही हालत इस देश की जनता का हो गया है कि 70 साल में लोकतंत्र में हम जितना आगे बढ़े थे, आज हमको आज उससे ज्यादा नीचे उतरना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हुआ है? जब देश के संविधान ने यह अधिकार सबको दे दिया है कि बीहट वाला का भी वोट एक और मराठी वाला का भी वोट एक, घूंघट ओढ़ने वाली बहू का वोट भी एक, मुरट्ठा तान करके जो है अंग्रेजी बतियाने वाले उनका भी वोट एक, फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला का भी वोट एक, एवं साइकिल से भी घूमने वाला का वोट एक। जनता को जब ये बराबरी का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है तो ये कैसे हो गया है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा और बोली के नाम पर एक एक करके आज हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। बताइए, जब सरकारी कंपनियां ही नहीं होगी तो सरकारी नौकरी कहां मिलेगा? जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? किसान को आप मार रहे हैं,
मजदूर को आप मार रहे हैं, बैंक को आप बेच रहे हैं, इंश्योरेंस को आप बेच रहे हैं, सरकारी बीएसएनएल को बेच रहे हैं, सब कुछ बेच दीजिएगा तो देश की जनता क्या करेगी? और देश की जनता के सामने आपने ये विकट परिस्थिति पैदा किया है कि जनता ये सोचे कि हमारे टैक्स के पैसे के साथ क्या हो रहा है। अगर सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, सरकारी बैंक नहीं चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के ढोलक बजाएंगे कि झाल बजाएंगे? क्यों चाहिए सरकार? क्यों चुनते हैं हम सरकार? ये जो राजनीतिक सवाल हैं, इन सवालों से हमको जूझना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमारा सच आपका सच नहीं होगा, लेकिन हम भी कोई मंगल से तो नहीं आए हैं ना, हम भी तो इसी धरती पर जन्म लिए हैं। जैसे आपके जीवन की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से हम भी जूझे हैं, तो हम जानते हैं कि इस देश के विद्यार्थियों की क्या समस्या है, इस देश के नौजवानों की क्या समस्या है, इस इलाके के किसानों की क्या समस्या है, इस इलाके के ट्रक मालिकों की क्या समस्या है। जितना नाका मिलेगा, पुलिस नाका, सब जगह 100 रुपया लेता है। 100 रुपया का रेट है। सिपाही जी हैं अगल बगल, पूछ लेते हैं। पर ट्रक जो है, पर नाका 100 रुपया का रेट है। और ट्रक जो खरीदा है उसका हालत क्या है? टाल का जमीन एसबीआई को गिरवी दे दिया है, तो थोड़ा जो है इंस्पेक्शन करने के लिए जमीन का जाया वो घूस लिया, थोड़ा मैनेजर घूस लिया, फिर फाइनेंशियल कंपनी घूस लिया, ट्रक खरीद करके लाए, अशोक धाम गए, पूजा करवा के लाए, पता चला बालू घाट बंद हो गया। बताइए ढोलक। यही कहानी है ना, ये सच है ना हमारा। और ये सच जो है, इस सच को भूल करके किसी और सवाल करें हैं। अभी हमको लगता है कि कोई बोल रहे थे तो इकबाल का शेर बोले थे, खुद ही को कर बुलंद इतना, कोई बोले तो इकबाल का शेर जी बोले थे। इकबाल जानते हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आदमी का शेर आप बोले। कोई भाजपा वाला होता है ना तो आपको देशद्रोही बोलता है, समझे? आप समझ गए इस बात को कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ बांग्लादेश, यहाँ हमको हमारे थाली में प्याज नहीं है, हमारे थाली में नमक नहीं है, बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहे हैं, गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। बाबूजी को राइफल था, घोड़ा पर राइफल लेकर के जाते थे टाल का खेत देखने के लिए, मसूर चना। अभी पोता जी जो है राइफल बंदूक जो है टांग करके गला में किसी दिल्ली के अपार्टमेंट पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गेट खोलो बंद करो कर रहे हैं। ये हमारा सच है, और इस सच को छोड़ करके किसी और चीज में हम विचार कर रहे हैं। हमारा सम्मान उस बात में है जिस बात के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संघर्ष किया था। हमारा सम्मान उस बात के लिए है जिसको दिनकर लिखते हैं। दिनकर लिखते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। ये हमारे राष्ट्र कवि हैं, ये हमारा विचार है, ये हमारी सच्चाई है। इन सच्चाइयों से हमको नजर मोड़ने के लिए सिखाया जा रहा है, और ये काम कर कौन रहा है? कोई और नहीं कर रहा है, हम खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। धनतेरस आएगा तो पहला टीवी 21 इंची का था, बाबूजी बोले हैं कि नहीं, इस बार 42 इंची टीवी चाहिए होगा। भैया भी बोले कि नहीं ठीक है 42 इंची टीवी आएगा, ऑटोमेटिक वाला लीजिएगा, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाएगा। टीवी अपने बाबूजी के पैसा का रिचार्ज महीने महीने हम करवा रहे हैं, और वहां पे वो बकलेलवा आएगा, ठीक है, बकलेलवा, उसको बकलोली करने के लिए 1 लाख रुपया महीना मिलता है। 1 लाख रुपया महीना मिलता है। वो बकलेल आएगा सूट लगा करके और आपको बताएगा खबरदार, आप जानते हैं आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? ये हमको समझाएगा। टीवी हमारा, रिचार्ज हम कराए हैं, उसमें हमारे सवाल गायब हैं, हमारा मुद्दा गायब है, उसमें रोजगार की बात नहीं होगी। किसान मर रहे हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में एक बात आप जान लीजिए, किसान का आंदोलन
सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है। और इसको अगर समझना है तो एक लाइन में समझ लीजिए। नया नया मोबाइल खरीदे थे, जब मोबाइल शुरू में आया था तब तो हम लोगों का औकात ही नहीं था मोबाइल खरीदने का। तब तो एमपी साहब खरीदते थे। हैं? 2 चीज के लिए नंबर लगता था, हम याद दिला देते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। एलपीजी का सिलेंडर लेने का और सिम कार्ड लेने का। अब पैरवी किसका? सांसद महोदय का। तो सांसद महोदय पैरवी किसका करेंगे? अपना साला का, कठसाला का, फुफुआ साला का, ममुआ साला का। यही होता है ना। सांसद को आप जानते हैं तो आपको एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा, सेंट्रल स्कूल में जो है बच्चा का एडमिशन होगा और बीएसएनएल का सिम मिलेगा, मिलता था। कंपटीशन का टाइम आया, यही बोल करके कंपटीशन लाया गया कि जब कई कंपनियां होंगी तो सस्ता सिम मिलेगा लोगों को। लोगों को लगा बहुत बढ़िया बात, तो बीएसएनएल आया, एयरटेल आया, एयरसेल आया, आइडिया आया, हैच आया, वोडाफोन आया, इतना प्रकार का सिम था। और सिम वाला सिम ऐसे देता था कि जैसे आप सिम ले लिए ना, तो अगर उसके घर में कोई रिश्ता होता तो आपका हाथ भी पीला करवा देता, पकड़ पकड़ के बुला बुला करके सिम दे रहा था। मेरे एक दादाजी थे, उनका देहांत हुआ। वो कहते थे कि अंग्रेज जब चाय बेचने के लिए हिंदुस्तान में आया था तो ऐसे ही करता था। उस समय तांगा होता था और तांगे पे स्टोव रखता था, चाय बनाता था और बाजार में जो लोग जा रहे हैं सब्जी लेकर के, अनाज लेकर के, उनको पकड़ लेता था और कहता था ये पेट दर्द का दवा है, फ्री में चाय पिलाता था। चाय का ऐसा चलन कि आप किसी गांव में चले जाइए, आपको सबसे पहले चाय ही दिया जाएगा। पहले चाय नहीं दिया जाएगा, पहले लोग गुड़ देते थे, चना देते थे, लस्सी देते थे, सतुआ देते थे। अब चाय सबसे पहले आपको मिलेगा। चाय के कई प्रकार हैं, ग्रीन टी, येलो टी, रेड टी, दूध वाला टी, चीनी वाला टी, बिना चीनी वाला टी। ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसी तरह से बुला बुला करके सिम देता था। और सिम लिए मैंने पप्पो को एगो मोबाइल, मम्मियों को एगो मोबाइल, बड़को भैया का, दीदियों के पास 17-18 गो मोबाइल मेरे घर में होगा, नहीं सर? 17-18 कहे कि फ्री ही था। बोला रिलायंस से रिलायंस फ्री, एयरटेल से एयरटेल फ्री, एयर से एयरसेल फ्री, 399 में 3 महीना। सब लोग मोबाइल ले लिए। उसके बाद जियो आया। जियो ने प्रधानमंत्री को चंदा दिया, प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ रखा। 2G 3G कांग्रेस के पहले ही हो गया था। तो जियो ने कहा कि अब 5G सिर्फ हमारा होगा। धन धना था, पहले फ्री में दिया, सब एक एक करके कंपनी बंद हो गई। दादा कितना रिचार्ज करा रहे हैं जियो का? 1 लाख 600। अब क्या वो मोबाइल में रिचार्ज होता है? पप्पो वाला मोबाइल में, मम्मियों वाला में, चाचियों वाला में होता है क्या? यही किसान के साथ हो रहा है। और किसान इस बात को समझता है, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने किसान को ठगा नहीं। सब पार्टी ठगा है किसान को। तो किसान इस बात को बखूबी समझते हैं कि एक बार अगर हम अपने खेत पर खेती करने का अधिकार किसी कंपनी को दे देंगे तो हम अपने खेत पे ही गुलाम बन जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजों ने जबरदस्ती बिहार के किसानों से नील की खेती करवाई थी। नील की खेती में क्या होता था? नील की खेती में यह था कि अगर आप अपने खेत में नील लगाए हैं तो अंग्रेज के अलावा किसी को बेच नहीं सकते। पिपरमेंट अगर आप अपने खेत में लगा लीजिएगा तो सुबह शाम पिपरमेंट थोड़ी खाइएगा। और कंपनी अगर पिपरमेंट नहीं खरीदी तो महाजन से कर्जा लेकर के जो पानी दिए हैं, बीज लगाए हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल किए हैं, अगर वो रिटर्न नहीं मिलेगा तो फांसी लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? कैश क्रॉप की खेती करने के चलते किसानों की आत्महत्या होती है। और इसीलिए किसानों ने ये तय किया कि खेत में हम क्या लगाएंगे ये हम तय करेंगे, कोई कंपनी नहीं तय करेगा कि हमारे खेत में किस चीज की खेती होगी। सरकार को लगा कि अस्पताल बेच दिए, रेलवे बेच दिए, होटल बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, एयर इंडिया बिकने वाला है, सब बेच दिए तो किसान का खेत क्यों बच जाए? और किसानों के खेत को बेचने के लिए कि वो मजबूर हो जाए। अब जब एयरसेल है ही नहीं तो आप जियो का ही सिम लीजिएगा ना। जब दूसरा कंपनी है ही नहीं, आइडिया है ही नहीं, तो आप जियो का ही सिम लीजिएगा ना।
जब पूरे देश के किसानों का अनाज गेहूं कोई एक कंपनी खरीद लेगा तो वो 200 रुपये किलो आटा बेचे कि 500 रुपये किलो आटा बेचे, आपको खरीदना पड़ेगा नहीं खरीदना पड़ेगा। जब सरकारी अस्पताल बंद हो गए, नाजरत में अब इलाज होता है कि नहीं? खत्म ना। तो जब अस्पताल रहेगा ही नहीं तो आप महंगा इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? जब सरकारी स्कूल होगा ही नहीं तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? जब सरकारी बस चलेगा ही नहीं, सरकारी ट्रेन चलेगी ही नहीं, तो आप कहीं से भी, पहले लोग एम्बेसडर लेते थे किराया पर, पहले जो दूल्हा आता था बाराती पे तो एम्बेसडर से आता था, कहता था एवरेज बाराती है, मारुति भवन पे जब आता था दूल्हा कहता था बढ़िया बाराती है। तो जब अपना गाड़ी नहीं है तो किराया पर भाड़ा लेकर के आप दूल्हा बनिएगा कि नहीं बनिएगा? यही स्थिति होगी। और किसान इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर हमारी भलाई के लिए कानून है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम को क्यों बदला गया है? 3 कानून है, इस बात को याद रखिएगा। एक कानून नहीं है, 3 कानून। पहला कानून है कि मंडी समाप्त हो जाएगी। तो एक बात हमको बताइए, बिहार में मंडी 2006 में समाप्त हो गई, किसानों का फसल दुगना हो गया, तब तो जो है मैंने अरबपति हो गए होते, मराठी, डुमरा, मोकामा, बाढ़, सबके किसान जो है वो तो अरबपति हो गए होते। मंडी समाप्त हो गई है तो मंडी समाप्त होने से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार का उदाहरण है। दूसरा कानून है कि आप कितना भी वस्तु का काला बाजारी कर लीजिए, अब ये गैर कानूनी नहीं है। पहले के नियम के हिसाब से जब बंगाल में अकाल आया था 1955 में यह कानून बना कि आवश्यक वस्तुओं का एक मात्रा के बाद उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता है, उसको गोदाम में एक आदमी खरीद करके नहीं रख सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जब 80 रुपए किलो प्याज हो जाता है तो सीओ बीडीओ थाना को लेकर के प्याज के गोदाम पे जाकर के छापामारी करते थे। लेकिन अब वही बीडीओ, एसडीओ और वही थाना प्रभारी उस गोदाम पे छापामारी नहीं करेंगे, बल्कि राइफल लेकर के उसका पहरेदारी करेंगे। बताइए, हमारे टैक्स के पैसे से उनका राइफल खरीदाता है, हमारे टैक्स के पैसे से उनका डंडा खरीदाता है, और हमारे इस थाली में जब प्याज नहीं होगा और उस बेईमान के गोदाम पर जब हम हमला करने के लिए जाएंगे तो वही पुलिस का डंडा जो हमारे टैक्स के पैसे से खरीदा गया है वो हमारे पीठ पे तोड़ा जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए जो कानून है उस कानून का विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं। बिहार के किसान क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार का किसान इसलिए नहीं कर रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं, लेकिन जिस दम से करना चाहिए था उस दम से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में किसानों के सवाल को सबसे पहले अगर कहीं गुमराह किया गया, नजरअंदाज किया गया तो वो बिहार की धरती है। इसीलिए आप तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जब तक बिहार नहीं जगता है तब तक देश में सवेरा नहीं होता है। आप याद कर लीजिएगा इस बात को। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान तब प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ बुद्ध तब बने जब वो बिहार की धरती पे पधारे थे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ये भूमि ज्ञान और एकता की भूमि है। ये भूमि जब जब अपने लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज पुकारती है तो इस धरती पे अपना जान न्यौछावर करने वाले लोग जब बढ़ चढ़ कर किसी आंदोलन में हिस्सा लगते हैं तो देश में एक नया इतिहास बनता है। इसीलिए हम आप सबसे यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि मूर्ति लगाना आसान होता है। किसी भी इंसान को अगर मूर्ति तक समेट देना हो तो कहीं उनकी मूर्ति लगा दीजिए, फिर उनका सेवा कौवा करता है। बेगूसराय जाते हुए राष्ट्रकवि दिनकर जी की प्रतिमा को देख लीजिएगा, तरह तरह का डिजाइन जो है कौवा वहां पे बना देता है। किसी भी इंसान को मूर्ति नहीं, उनके विचारों को मूर्त रूप देने की जरूरत है। और विचार को मूर्त रूप देने का मतलब यह है कि हमारे पुरखे जिस हक और अधिकार के लिए लड़े थे, हमको उस हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। श्रद्धांजलि किसी के याद में 1 मिनट मौन रहकर खड़ा हो जाने से नहीं होता है।
बल्कि श्रद्धांजलि किसी इंसान को तब होती है जब आप चुप्पी तोड़ते हैं और न्याय के पक्ष में अपनी मुट्ठी भींच करके सच बोलने की ताकत से, पूरी सच्चाई से आप सच बोलते हैं, तब उसको श्रद्धांजलि होती है। आज इस देश में सबसे बड़ा संकट ये है कि जो लोग खुद मूर्ख हैं, जो लोग खुद धर्म कर्म का कुछ नहीं जानते हैं, कभी भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के हमारे धर्म को बदनाम करके, हमारे धर्म की गलत व्याख्या करके इंसान को इंसान से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई देश में रहने वाले लोगों से बनता है, और देश में जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो अगरा भी हैं, वो पिछड़ा भी हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, वो दलित भी हैं, वो महिला भी हैं, वो पुरुष भी हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। हमारी एकता से यह देश महान बनेगा, हमारी एकता से यह समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। और हम इस इलाके में पले बढ़े हैं, हर कहानी से हम वाकिफ हैं। हमको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता था तो कुछ लोग मोटरसाइकिल से जाते थे दरियापुर ये देखने के लिए, लोग पड़क्का तो नहीं फोड़ रहा है ना। इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसी इंसान के साथ बुरा हो जाए तो आपके साथ भला नहीं हो जाएगा। हम लोग भी बचपन में करते थे बदमाशी, अपने पास कार नहीं था तो पत्थर उठा लेते थे और सड़क के किनारे जो कार लगा रहता था उसके बगल में सटा करके चल देते थे एक बार, तो उस पर नया डिजाइन बन जाता था। उससे हमारे घर में कार नहीं आ गई। अगर हमको हमारे घर में कार लानी है तो अपना खून पसीना हमको बहाना पड़ेगा। किसी का बुरा करने के लिए आप अपनी बुराई कर रहे हैं, क्या ये तर्क होता है? भाजपा आएगी तो मुसलमान को टाइट कर देगी, और मुसलमान को टाइट करने के चक्कर में आप इतना टाइट हो गए कि आपका नटे फेल हो गया है। लोग कहता है ना कि इतना मत टाइट करो रे नट का गुना फेल हो जाएगा। इतना टाइट मत कीजिए दूसरे को कि अपना हालत टाइट हो जाए। आज हकीकत ये है कि जो लोग 1200 रुपया के बजट से एमएसटी बनवाते हैं ना, हथदर से जो जाते होंगे बाहर नौकरी करने के लिए, अब पटना एमएसटी बनवाते होंगे, रेल का किराया 5 रुपये के प्लेटफॉर्म से 50 रुपया हो गया है। तो एमएसटी का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पेट्रोल और डीजल का जब दाम बढ़ता है तो ये सोच के खुश नहीं होइए कि हमको क्या है, हमको थोड़ी फॉर्च्यूनर है। तो फॉर्च्यूनर वाला तो चुरा करके फॉर्च्यूनर खरीदा है, डीजल तेल भी भरवा लेगा। लेकिन अगर डीजल महंगा होगा तो बीड़ी भी महंगा होगा, नमक भी महंगा होगा, तेल भी महंगा होगा, फुल पैंट का कपड़ा भी महंगा होगा, टी शर्ट भी महंगा होगा। ये जो महंगाई बढ़ रही है, 1200 रुपया में जो लोग पेट्रोल का बजट बना करके रखते थे महीने भर का, अब 1900 रुपया उनको देना पड़ रहा है। 350 रुपया का गैस सिलेंडर 850 रुपया में खरीदना पड़ रहा है। यह जो महंगाई हमको मार रही है, यह जो बेकारी हमको मार रही है, यह जो गरीबी हमको मार रही है, और रोज बरोज इस देश के जो नवरत्न हैं उस नवरत्न को जो बेचा जा रहा है। एक अजूबा आप लोगों ने देखा ना कि भारतीय रेल का एक ट्रेन उल्टा चलने लगा। हम बोले प्रधानमंत्री के रास्ते पे ये ट्रेन चल रहा है, देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रहे हैं। कोई भी किसी से पूछिएगा, अच्छा एक बात बताओ, 15 लाख हमारे खाते में नहीं आया, तू नेहरू जी का नाम लेना शुरू कर देगा। अरे नेहरू अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं है ना। देश आप चला रहे हैं, देश की जनता आपको टैक्स दे रही है। पेट्रोल आपको मिलना चाहिए 34 रुपया में, आप खरीद रहे हैं 94 रुपया में। तो आप जो 60 रुपया दे रहे हैं वो 60 रुपया टैक्स है, और उस टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है? उस टैक्स के पैसे से इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा रहा है, और इस देश की जो नवरत्न कंपनियां हैं उसको कौड़ियों के दाम में बेच करके उनका झोली भरा जा रहा है। बाहर फकीर खुद झोला ले लिए हैं, आपने दोस्त का झोली भर दी है। ऐसी फकीरी हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा इंसान चाहिए जो जिम्मेदारी निभाता हो। याद कीजिए शिव शंकर दा को, क्या शिव शंकर दा ब्याह नहीं किए थे? आई थी ना शिव शंकर दा की पत्नी, उनको बाल बच्चा नहीं है। शिव शंकर दा जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, शिव शंकर दा राजनीति नहीं करते थे।
देश को आजाद करने के लिए गांधी जी को कस्तूरबा जी को नहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन इनको अपनी पत्नी को छोड़ देना पड़ा समाज का सेवा करने के लिए। अरे झूठा, ये क्या तर्क होता है? इधर माताएं बहनें बैठी हुई, इनको बताइए, शादी जो लोग कर लेता है बेईमान हो जाता है। तो शिव जी का ब्याह हो गया था पार्वती जी से, ये कौन सा तर्क है? कौन आपके माथे में ये भर दिया है कि जो शादी नहीं करता है वो ईमानदार होता है? कौन ये बात आपके माथे में भर लिया? मेरे बाबूजी ब्याह नहीं करते तो हम पैदा होते? बोलिए, कैसे पैदा होते? ये कौन सा तर्क है? ये बेईमानी है, इस बात को आप समझिए। जो लोग बेईमान हैं, जो देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं, वो खुद को ईमानदार बोल करके बड़ी चालाकी से आपको बेईमान कर रहे हैं। आप ये बात समझ ही नहीं रहे। कहते हैं कि किसके लिए चुराएंगे? अंबानी के लिए चुराएंगे। और किसके लिए चुराएंगे? अरे हम चोर नहीं होंगे ना तो अपने परिवार के लिए होंगे, अपने बाल बच्चा का पेट भरने के लिए होंगे। तुम तो अपने मालिक के लिए चोरी कर रहे हो, चौकीदारी करते हो अंबानी का, और कहते हो देश के चौकीदार हैं, बेईमान कहीं का। इतना सच्चाई हमको बताइए। जितना लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग ब्याह शादी कर लिए हैं तो आप लोग बेईमान हैं? कि कौन तर्क है भाई कि जो लोग ब्याह नहीं करता है ईमानदार होता है? जितना अविवाहित लोग हैं ना, जो नहीं किए हैं, उनका सम्मान है, उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अविवाहित होना जरूरी है इस देश को चलाने के लिए। अविवाहित तो नहीं, बेड़ा कर रखा है इस देश का। ये सब फालतू के मुद्दे हैं, ये सब असली सवालों को गुमराह करने के तरीके हैं। सीधा सीधा सरकार और जनता का संबंध होता है। क्या संबंध है? कि हम राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम प्रजा नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और आप हमारी द्वारा चुने गए सरकार है। आप राजा नहीं है। बकवास करना बंद कीजिए, आप राजा नहीं है। अगर हमने आपको चुना है तो हमने आपको अपने सवालों पे चुना है। और क्या था हमारा सवाल? हमारा सवाल ये था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, जेल में डालिए, काला धन वापस लाइए और हमारे खाते में 15 लाख पहुंचाइए। कितना लोग को 15 लाख मिला है? एको को नहीं। भाजपा वाले दोस्त से पूछिएगा कि उसको मिला है कि नहीं मिला है। ये सवाल है। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा हुई है। आपने कहा था कि किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। इस देश में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ी है। आपने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार हमरे बाबू साहब की सरकार बन गई, महिलाओं पे अत्याचार बंद हुआ, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा है, 23 तारीख को उनका जन्मदिन था, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सड़कें जब खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। परसों देखे ना बिहार विधानसभा में क्या हुआ। इसीलिए सड़कों को आप खामोश नहीं होने दीजिए। अपने न्याय, हक और अधिकार के लिए, बराबरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, चाहे सिपाही हो या डीजीपी, चाहे आम जनता हो या प्रधानमंत्री, सबको बराबरी का हक और अधिकार दिलाने के लिए अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को उसमें झोंकिए। आप झंडा लेकर के न्याय और हक के लिए आगे बढ़िए। उसी में समाज का भला है, देश का भला है, और देश और समाज की भलाई में ही डॉक्टर शिवशंकर शर्मा जैसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। और अगर हमारी बात से, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि किसी को तकलीफ हो जाता है, तो आपको तकलीफ पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमको पता है कि आपने दिल किसी और को दे रखा है, आपकी दिल लगी आपको मुबारक हो, लेकिन हम भी शिवशंकर शर्मा का चेला हैं। सच तो बोलेंगे, सच बोल करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।